ये हरबंश नागोके का सभी को अभिवादन है और साधुवाद मेरे वरिष्ठ सहयोगी मन्नू शिरवस को, जिन्होंने लगातार तभी मीडिया का बहुत सहयोग दिया है और उसका परिणाम यही है कि बार बार हम उन्हीं को कष्ट देते हैं। अपना असीम अनुभव जो पिछले लगभग 40 सालों का है, दर्शकों को बांटे। मन्नू जी, आपका बहुत बहुत, मन्नू शिरवस साहब नमस्कार, आपको साधुवाद है। जो मन्नू शिरवस जी, हम दोनों भाइयों ने मिलकर कार्यक्रम किया। भाई इसलिए कह रहा हूं, उम्र में आप मुझसे छोटे हैं, अनुभव में बड़े हैं। और दर्शकों को यह भी बताता चलूं, वो 1995 के दिन जब हमने डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट का कोर्स किया था, वो जिंदगी में याददाश्त रहेंगे। जो डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट हम और आप बने थे, लगातार आपका मार्गदर्शन, सहयोग, आदान प्रदान विचारों में होता है तो बहुत लाभ होता है। उसी का नतीजा है कि जो अभी तक आपने तभी मीडिया में किया, और राष्ट्रीय चैनल, चाहे वो एनडीटीवी है, दूसरे हैं, बहुत सोशल मीडिया में आपके दोस्त हैं जो अब इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया से छोड़कर अपना अपना चैनल बना गए हैं। आप कल से व्यस्त थे और आपने मुझे भी समय दिया, आपका आभार। मनु शिरोज जी, अगर मैं ये कहूं कि एक पार्टी, साथ भारतीय जनता पार्टी का ये था, हम डोगरा राज लाएंगे, हम हिंदू चीफ मिनिस्टर लाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, मगर एक गाना था, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो हाल हो गया। और अब आपका मार्गदर्शन लेना चाहूंगा, ये आखिर किसकी गलती थी? बहुत ज्यादा कांग्रेस जा भी रही थी, पीछे हट गई, और जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने कमाल किया। पिछले कार्यक्रम में मनु शिरवस जी, एक चर्चा हम दोनों में बनी थी, अगर सचमुच कांग्रेस बलंडर ना करती तो संभवतः 2/3 मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को मिल जानी है। पहली आपकी ओपनिंग रिमार्क्स पूरे इस विषय पर। देखिए मस्जिद, जो लगातार हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस की हालत बड़ी पतली है, वो आज साफ जाहिर हो गया कि सिर्फ 6 सीटों पे कांग्रेस आई है। ये लोग नेशनल चैनल पे भी लिख रहे हैं कांग्रेस एनसी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि एनसी कांग्रेस। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी पार्टी उभर के सामने आई है। सिंगल अगर हम देखें तो पार्टी लेवल पे सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस अगर गंभीरता से चुनाव लड़ती और पूरी तैयारी से लड़ती तो शायद कांग्रेस 15 से 20 सीटें ले सकती थी। और सबसे बड़ी जो चिंता की बात थी वो ये थी, शुरू से हम लोग कह रहे थे कि अगर हिंदू बेल्ट में, जो हिंदू बहुल इलाके हैं, अगर वहाँ कांग्रेस नहीं जीती तो फिर किसी भी जीत का कोई मतलब नहीं है कांग्रेस के लिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़्यादातर सीटें कश्मीर वैली से जीत रही थी। हालांकि उसने पीर पंजाल में और चिनाब वैली में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वो निर्भर थी कि जो हिंदू बहुल इलाके हैं वहाँ से कांग्रेस जीते। और इस बारे में उमर अब्दुल्ला ने बोला भी था कि कांग्रेस को जम्मू रीजन पे फोकस करना चाहिए, विशेषकर प्लेन जो बेल्ट है। उन्होंने प्लेन बेल्ट का जिक्र किया था, जो कठुआ, उधमपुर, जम्मू और सांबा ज़िला जिसे हम मानते हैं। लेकिन ये कांग्रेस की बदकिस्मती है कि कांग्रेस ने उस चेतावनी को भी नहीं समझा और ना ही कोई मेहनत की। आज उसका हश्र ये हुआ कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चुनाव हार गए, और जो टिकटें बांट रहे थे। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि वो अपना चुनाव तो बचा नहीं सके, अपनी जीत तो सुनिश्चित कर नहीं सके, लेकिन वो दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ बड़ा इंटरफेरेंस कर रहे थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस ने कई ऐसी जीती हुई सीटें गंवा दी अपने हाथ से। जैसे छंब का जिक्र है, छंब में अगर सतीश शर्मा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया होता तो निश्चित वो जीत और बड़ी होती। आज सतीश शर्मा बड़े अच्छे मार्जिन से जीते हैं। इसी तरह से कटरा वैष्णो देवी वाली सीट, वो जुगल किशोर को अगर दी होती तो वो दूसरी सीट बनती अयोध्या के बाद। जैसे अखिलेश यादव के लिए अयोध्या ने पूरी राजनीति बदल दी, वैसे ही राहुल गांधी के लिए वो सीट बड़ी पूरी राजनीति बदल सकती थी राहुल गांधी की। लेकिन वहाँ पे मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोगों ने ऐसी खिचड़ी पकाई कि वहाँ टिकट वितरण ऐसा हुआ कि आज जुगल किशोर और जो बीजेपी के उम्मीदवार बलदेव शर्मा, उनके बीच अंत तक मुकाबला उन्हीं के बीच रहा। तो बड़ी सारी सीटें हैं जिनका हम आगे चर्चा में जिक्र करेंगे।
तो लेकिन मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि बीजेपी की जो इलेक्शन मैनेजमेंट है उसका कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने माइक्रो लेवल पे जाके चीज़ों को समझा, मुद्दों को समझा और लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, जबकि कांग्रेस किसी भी मुद्दे को लोगों तक नहीं पहुंचा सकी। जैसे दरबार मूव बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन जम्मू रीजन में वो उसे ठीक ढंग से पहुंचा नहीं सकी। और अगर बीजेपी के बाद किसी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ और गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसका सबूत आज हमें मिला। जो नौशेरा की जीत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो दर्शाती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने माइक्रो मैनेजमेंट किया और बड़े ज़मीनी स्तर पर चीज़ों को समझ के अपने उम्मीदवार तय किए। दूसरी सीट का मैं जिक्र करूंगा पाडर की। हालांकि पूजा ठाकुर वहां से हार गई नेशनल बिल्कुल कांग्रेस के उम्मीदवार, जी जी बिल्कुल लेकिन जी। लेकिन आखिरी दौर में वो पिछड़ी, लगातार सभी जो राउंड थे वो जीत रही थी। तो ये चीजें बतलाती हैं कि कांग्रेस के मुकाबले नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनेजमेंट था काफी अच्छा था। जी मनोज शिरोव जी, आपने बात उस एक विधानसभा क्षेत्र से छेड़ी जो हमारे सभी के लिए, सिर्फ मैं कहता हूँ हिंदू धर्म के लिए नहीं है, हर वर्ग का जो है वो सजदा पवित्र माँ वैष्णो देवी की पवित्र गुफा पे करता है। और उसका नाम तभी पहले कटरा था। बहुत अच्छा, अगर मैं एक श्रेय दूंगा इस वक्त जो पूरे सीटों का आदान प्रदान हुआ डिलिमिटेशन को, कि उन्होंने माँ भक्ति उसके नाम पर माता वैष्णो देवी सीट रखा। जो आपने कहा ये निश्चित तौर बात थी कि जिस तरीके से वहां पर श्री जुगल, आप भी जुगल जी को जानते हैं, मैं भी जानता हूं और पिछले लंबे समय से जा रहे हैं, जब वो एमएलए थे, मिनिस्टर थे। अगर आज हम कहें माता वैष्णो देवी का जो स्थापना बोर्ड दूसरा शिव खोड़ी का बना, इसका निश्चित तौर पर श्रेय जो है श्री जुगल को जाता है। जुगल जी इसके बाद एमएलसी भी रहे, ठीक है। वो गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में थे, उनके साथ रहे, मगर गुलाम नबी आजाद खुद जो बड़े योद्धा थे, वो मेन जनरल थे, वो भाग गए। क्या आप समझते हैं कोई हठ धर्मिता कांग्रेस ने बहुत बलंडर किए हैं मनोज जी, उसमें से क्या ये इस बात को आप, मैं चाहूंगा आपके विचार लेना कि अगर जैसे आपने कहा राहुल गांधी के पास बहुत अच्छे अच्छे नेताओं ने कहा था कि आप जुगल को कांग्रेस में शामिल कर लीजिए और उसको टिकट दे दीजिए, ही विल डेफिनेटली वो सीट जो है कांग्रेस की झोली में डाल देगा। यह भी कहा गया कि जो सरूरी साहब का है उसको भी टिकट दे दीजिए, वो तो आपकी झोली में डाल देंगे। मगर अंदर के भीतरी सूत्र पक्का आपको भी बताया होगा, मुझे भी टॉप कांग्रेस सोर्स ने बताया, हमसे बड़ी भयानक भूलें हुई। अगर हम ये टिकट जुगल जी को कांग्रेस में लाकर दे देते और सरूरी को दे देते, और जो हमने बहुत बड़ा ब्लंडर विजयपुर में किया, विजयपुर में सीट के प्रबल दावेदार थे, जम्मू बार एसोसिएशन के पूर्व 2-3 बार प्रधान रहे श्री एम के भारद्वाज को, उनके साथ जो देखी गई परिणाम आपने देख लिया। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला लड़का था, 27,000 कितने करीब वोट ले गया। मनजीत सिंह का तो पता था उसने धाराशाही होना है। हालांकि मन्नू शिरवत से मनजीत ने बहुत काम किया उस इलाके में, क्योंकि वहीं के हैं। क्या आप समझते हैं ये जो भयानक भूलें की और भी सीट है, आपके बनिहाल सीट आपने अपने हाथों से हरवा कर, ये कौन सा आपका ऐसा द्वंद्व था आपस में कि आपने फ्रेंडली मैच करके अपना बेड़ा गर्क किया? क्या इसलिए मानते हैं हाँ, राहुल जी ने बहुत ज्यादा हठ धर्म का कारण ये सीटें हराई और आगे और भविष्य अंधकार में कांग्रेस का यहाँ हो सकता है? और क्या इसका असर पूरे देश में जाएगा? क्योंकि बात मन्नू जी निकलती है तो दूर तक जाती है। देखिए हरबंस जी, ये राहुल गांधी इसके लिए इतने जिम्मेवार नहीं है जितने जो लोकल लीडरशिप है, जिनके हाथों में कमान थी प्रदेश कांग्रेस की। और मैं तो हैरान हूँ कि जिस दिन चुनाव हुआ घोषित, उसी दिन तो इन्होंने अपना अध्यक्ष बदल दिया, हम तारिक हमीद करा को बना दिया प्रेसिडेंट, और 2 वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला और ताराचंद दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो उम्मीदवारों को चुनाव कौन लड़वा रहा है? और जो प्रभारी है और जो प्रभारी है भैरव सिंह शेखावत, वो तो कभी नजर ही नहीं आए जम्मू में, कभी उन्होंने कभी गंभीरता से, ठीक है ना। तो ये कांग्रेस आला कमान बाद में जिम्मेवार है, पहले ये लोग हैं जिन्होंने टिकटें वितरित की, टिकटें बांटी,
और हठधर धर्मिता का जो आपने शब्द इस्तेमाल किया वो लागू होता है ताराचंद, रमन भल्ला, जीए मीर और भैरव सिंह सोलंकी के ऊपर। इन लोगों की चौकड़ी ने इस ढंग से टिकटें वितरित की कि करा जो नए अध्यक्ष हैं उनको भी नहीं पता कि कौन चुनाव लड़ रहा है। तो ये कांग्रेस को एक अपनी पूरी ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि अगर उसे यहाँ पे राजनीति करनी है तो उसे आगे की भविष्य की राजनीति अभी से उसको लेके कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। नहीं तो हरबंस जी, जो जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी जमीन सौंप दी है बीजेपी को, मुझे नहीं लगता कि जल्दी ही वो वापस ले पाएगी, क्योंकि जो जितने नेताओं का मैंने नाम लिए वो अब उम्र के उस दौर में है कि वो लंबी पारी राजनीति में खेल नहीं सकते। तो नई लीडरशिप को उभरने के लिए अभी समय चाहिए। तो कांग्रेस को अभी से, आज से ही सोचना पड़ेगा कि कैसे ये सारा ओवरऑलिंग करनी है। जी मनोज श्रीवास्तव जी, आपको याद होगा माधवराव सिंधिया जी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और उनका एक इतिहास रहा। बहुत बड़ी एक विमान दुर्घटना हुई थी, वो विमानन मंत्री थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। जब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे, बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी, उन्होंने स्वयं त्याग पत्र कर दिया था। क्या आपको लगता है जो कांग्रेस की बहुत भयंकर भूलें की गई, अब जीत हार कैप्टन पर ही जाती है, चाहे उसमें राहुल जी का कसूर नहीं है? क्या आपको लगता है जिन्होंने यहां, मैं अगर ये शब्द कहूं तो कोई गलत नहीं होगा कि कांग्रेस का बेड़ा करने वाले बाहर के नेता घर के अंदर थे? ताराचंद जी को क्या जरूरत थी चुनाव लड़ने की? पता था ये सीट उनको नहीं है, और वो कहां से लड़े? वो एक दूसरी सीट से लड़े जो जनरल हो गई थी, अपने ही पूर्व प्रधान को हराया। क्या आपको लगता है मनोज श्रीवास्तव ये कुछ एक स्पोर्ट्स स्पिरिट का एक देंगे एग्जाम्पल, रिजाइन करेंगे ये लोग जिनके खातर कांग्रेस की वो दुर्गत हुई है कि हमारे जम्मू के लिए तो बहुत बड़ा अभिशाप होगा, क्योंकि ना कांग्रेस यहां से आई और ना ही डोगरा राज बनाने वाले हिंदू चीफ मिनिस्टर वाले भाजपा सत्ता में आ सकी। क्या कहते हैं आप? मैं कांग्रेस के लिए पहले बात करूंगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे लगता है कि ये जो आज के परिणाम है, इसने कांग्रेस की जो लीडरशिप को जो मैसेज दिया है, वो अपने आप में ये मैसेज है वो खुद ही अब दृश्य से बाहर हो गए हैं, और उनकी वापसी बहुत जल्दी संभव नहीं है और ना ही हो सकती है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब अगला चुनाव 5 साल बाद होगा। तो 5 साल तक क्या ये लोग मैदान में जमीन से जुड़े रहेंगे या जमीन में सक्रिय रहेंगे? इतनी कैपेसिटी इनकी नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये लोग अभी भी अपने आप को मंत्री समझते हैं, अभी भी आपको बड़ा नेता समझते हैं। तो ये जमीन से दोबारा जुड़ पाएंगे, इस पे मुझे संदेह है। इसके लिए मुझे लगता है कि शायद ये कोई कुदरत की तरफ से इशारा है कांग्रेस को कि नई लीडरशिप को आगे लाइए, नए लोगों को आगे लाइए और उन्हें प्रमोट कीजिए। यहाँ तक बीजेपी का आपने सवाल किया कि बीजेपी ने हिंदू सीएम का आह्वान किया था, नारा दिया था। देखिए, बीजेपी ने जो अपना जो प्रदर्शन है 2014 का, उसमें सुधार किया है। वहाँ पिछली बार 25 सीटें आई थी, इस बार 28 के करीब आ रही हैं, जो अभी के रुझान है। तो बीजेपी, हाँ, लेकिन ये कहना कि जम्मू से सीएम होगा, ये चीज़ उन्हें उल्टी पड़ गई। और दूसरा, उनको जो पहाड़ी समुदाय को आरक्षण दिया गया, जो सीटें आरक्षित की गई उनके लिए, वहाँ से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। तो बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा कि अगर जम्मू कश्मीर में वो वाकई गंभीरता से अपनी राजनीति करना चाहते हैं और एक लंबी राजनीति करना चाहते हैं, तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है, यहाँ पे भाईचारा कायम रख के, बैलेंस करके दोनों रीजन को आगे चलना पड़ेगा। अगर बीजेपी कश्मीर में अपने पांव मजबूत करना चाहती है तो उसे भी अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। तभी हिंदू सीएम वो दे सकेगी कि जब वाकई वो गंभीरता के साथ कश्मीर को भी अपने साथ जोड़े, कश्मीर में भी अपनी पांव मजबूती से जमाए। दूसरों के सहारे बीजेपी अगर चाहेगी, जैसे उन्होंने अपनी पार्टी के थ्रू, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू और कुछ अन्य दलों, जैसे अभी इंजीनियर राशिद का वाला जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके बीजेपी कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। तो अगर वाकई गंभीर है बीजेपी कि वो किसी हिंदू को सीएम बनवाना चाहती है, तो उसके लिए उसे खुद ही कश्मीर में पहल करनी पड़ेगी, खुद ही अपने आप को वहां पे फैलाना पड़ेगा। जी
मनुष्य सिंह, हालांकि बात थोड़ी अलग है, पर वो इसी से जुड़ रही है, वो अनुभव मैं आपका लेना चाहूंगा। वो है मनु श्रीवास्तव, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, विजयपुर का। 2 एम्स यहाँ पर अनाउंस हुए थे। पहला एम्स अनाउंस हुआ था कश्मीर घाटी में और बाद में यहाँ पर हुआ था, और उसमें हेड्स ऑफ जम्मू के लीडरों को जिन्होंने स्ट्रगल की, और एक राज्य में 2 यहाँ पर एम्स आ गए। अब वो तो बनने से रहा, भी उनकी इमारत नहीं बनी, यहाँ पर काम शुरू हो गया। और चूंकि मनु जी उनका कुछ मीडिया का मैं देख रेख उनकी करता हूँ, वहां पर बहुत ज्यादा सिफारिशें आई कि जो एक्सपर्ट और डॉक्टर हैं जिनकी उम्र 50 साल के पास है, उनको आप अपॉइंट करिए। वहां के वहां के सर्वा प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति गुप्ता साहब ने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया कि यहां जो मैं एम्स बनाना चाहता हूं, दे रहा हूं, ये देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा एम्स होगा। उन्होंने एमबीबीएस यहीं के बच्चे करवाए, सब नया। मनु जी एक से एक यंग उन्होंने डॉक्टर रखा, और अभी जो आईपीडी चले कई ऑपरेशन हो रहे हैं, हालांकि फुल फ्लैज तैयार नहीं हुआ है अभी एम्स, मगर मनु जी वहां कमाल हो रहा है, एक से एक ऑपरेशन वहां शुरू हो गए हैं। उसमें जिस तरीके से शक्ति गुप्ता ने कहा, नहीं मैं एज डॉक्टर नहीं लूंगा, इन्हीं इसको निकालूंगा, दे आर डूइंग वेरी वेल। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर ऐसे नॉन पॉलिटिकल लोग अगर ऐसी बात कर सकते हैं, बहुत बलंडर किया कांग्रेस ने, तब ये मनु जी मैंने अपनी बात जोड़ी, चूंकि मैं देखता रहा हूं। मगर मैं आपसे एक चीज अब जानना चाहूंगा, कांग्रेस के लिए जो हुआ है यहाँ पर, कांग्रेस ने भी 5 अपने नए मनोनीत विधायक देने, उसमें भी बहुत ऊंपा चल रही है। लोगों को यह था जो नाम अभी तक चले हैं, ऑफिशियल नहीं आए, मगर मीडिया में मनु जी आ चुके हैं, आपको पता है, उसमें भी काफी विरोध हो रहा है। पर आपसे ये अनुभव लेना चाहूंगा कि अब पूरी तरीके से आप कह लीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा है, उन्हीं की सरकार है, कांग्रेस उनके साथ है, वो इंडियन अलायंस के साथ हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुछ बयान दिए हैं कि जैसे जेलों में बंद युवक हम छुड़ाने के लिए सबसे आगे काम करेंगे, कुछ ऐसे उन्होंने और बयान दिए हैं, क्योंकि वो बहुत मेजॉरिटी में है, और उमर अब्दुल्ला को कहा ही विल बी चीफ मिनिस्टर। ये सारा मनु जी देखते हुए अब वो कह रहे हैं कि हम इसको राज्य का जो है दर्जा ऐसे नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये जो तनातनी आएगी, इसमें मनु श्रीवास्तव क्या भविष्य देखते हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल क्या होगा? हालांकि ये बात भी आप एग्री करते हैं कि एलजी के पास ज्यादा पावर है, यहाँ ट्रांसफर भी करनी होगी तो एलजी को बताना पड़ेगा। आपका अनुभव बांटना चाहूंगा सीधे प्रसारण में, लाइव में। देखिए अरमन जी, अभी तो पहले जो सरकार बननी है, मुझे लगता है उसमें कुछ समय लग जाएगा, क्योंकि बात वही आ गई जो जिसपे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि कांग्रेस के पास सिर्फ 6 सदस्य हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे इसको जस्टिफाई करेगी, और जम्मू रीजन को, विशेषकर हिंदू रीजन को कैसे प्रतिनिधित्व देती है, ये देखने वाली बात होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौशहरा से सुरेंद्र चौधरी जीते हैं, उन्होंने जी उन्होंने हराया है बड़े दिग्गज नेता को, हाँ, धाकड़ नेता को। जी। तो ये चीजें पहले तो मुझे लगता है जो सरकार की फॉर्मेशन होनी है, उस पर मुझे लगता है 2-3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें सामंजस्य से बिठाना पड़ेगा कि कैसे हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो रही बात जो आगे की है, तो आप जानते हैं कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभाती है। ये जो सरकार बनेगी, ये कोई ऐसा नहीं है, तो ये देखने वाली बात होगी। बड़ी दिलचस्प राजनीति में हम दाखिल होने वाले हैं भविष्य में। तो लेकिन पहला मुझे लगता है कि जो सरकार का गठन कैसे होता है, ये बड़ी बात होगी। जो बड़ा सवाल ये है कि कैसे सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि अगर एक ही वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया तो कहीं ना कहीं वो बाकी खित्तों के साथ जस्टिस नहीं होगा। जी मनु सर, बहुत अनुभव की बातें इस 20 मिनट कैसे बीते पता ही नहीं लगा दिए है, और मैं समझता हूं कि इस समय आपको आभार प्रकट करते हुए आपसे भी इजाजत लूंगा, दर्शकों से लूंगा, क्यों हमने हर पहलू को छुआ है, और साथ ही साथ आप भी प्रशंसनीय, जिन बातों को हमने जिक्र किया था, जो कांग्रेस ने गलतियां की, वो सब सामने आ गई। आशा है हमारी बातों को हर राजनीतिक दल
बहुत सकारात्मक लेते हुए आगे जो सरकार भी बनाएगा, जिधर आपने इशारा किया है मनु श्रीवास्तव सर, उस पर भी गौर करेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इजाजत शुक्रिया। और दर्शकों आपसे भी इजाजत। नमस्कार।